बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहज़ाद। आज आपके खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैक्टर को ख़रीदते वक्त कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रख के हमें ट्रैक्टर ख़रीदना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद है, क्योंकि मैं जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैंने बहुत फील्ड वर्क किया उसमें, और मैंने देखा कि लोगों में इतना शऊर नहीं है माजरत के साथ कि वो किसी भी ट्रैक्टर को ख़रीदते वक्त कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रख के वो ट्रैक्टर की सिलेक्शन करें। अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ ऐसे इलाके भी विज़िट किए हैं जहाँ पे लोग सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी में और एक दूसरे के कंपटीशन में आके ट्रैक्टर ख़रीद रहे होते हैं, जिन्होंने जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ दो बड़े ब्रांड्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री को, जिनमें मिलर ट्रैक्टर्स के मैसी फर्गूसन ब्रांड है और अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड का फिएट न्यू हॉलैंड ब्रांड है। तो इनमें मैंने देखा है कि फार्मर्स जो हैं, अगर किसी गांव में मैसी ट्रैक्टर चल रहा है तो वो सब के सब वही ट्रैक्टर लेंगे एक दूसरे की देखा देखी, और अगर किसी गांव में फिएट चल रहा है तो वो सब के सब फिएट ही लेंगे एक दूसरे की देखा देखी। और बल्कि कुछ इलाकों में तो मैंने ये भी देखा है कि जो लोग फिएट नहीं लेते वो इस वजह से नहीं लेते कि इधर तिरंगी खट्टा है, और मैसी जो है वो इसलिए नहीं लेते कि तिरंगी कुड़ियाँ वाला है। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मैं लोगों का देखता हूँ कि इस तरह का उनने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ है। तो खैर, हमें बड़ा उनके साथ फील्ड वर्क के दौरान बड़ी डिस्कशंस होती थी और बड़ा हम उनके साथ उनको एजुकेट करते थे, उनको मोबिलाइज करते थे कि सिलेक्शन में कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रख के ट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी चाहिए। और किसी हद तक हम बहुत दफ़ा कामयाब भी हो जाते थे, और ज़्यादातर हमें बड़ा यूँ समझ लें कि बड़ा मुश्किल हो जाता था हमें लोगों को कायल करना। हाल बता ये था कि फिर हम ट्रैक्टर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके ऊपर बात करते थे और लोगों को एजुकेट करते थे कि स्पेसिफिकेशंस के हवाले से आप किन किन चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें, जो ब्रांड वो लेना चाह रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उनके सिलेक्शन का जो एक मेयार है वो उसको तब्दील किया जा सकता था। तो इस सूरत हाल में मैंने देखा कि हमें ज़्यादातर लोगों में जो ट्रेंड नज़र आता था वो वही नज़र आता था कि जो उनका ऑलरेडी माइंडसेट बना होता था, और वो माइंडसेट एज सच कोई ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट या जो एक टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं जिनको कंसीडर करते हुए लोगों को ट्रैक्टर ख़रीदना चाहिए वो नहीं करते थे। बस वो एक देखा देखी, जैसे भेड़ चाल आमतौर पे हम कहते हैं, स्टीरियोटाइप जो वर्किंग होती है उनकी मेंटालिटी होती है, तो उस हवाले से हो। तो ये एक बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारी फार्मिंग कम्युनिटी का, जिनमें हमें चाहिए कि हम इस तरह की जो है ना वो चीज़ों को करने की बजाय हम ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन एक क्राइटेरिया है, टेक्निकली हमें जिन चीज़ों को देखना चाहिए उनकी बुनियादों पर आके हमें अपने फार्म के लिए ट्रैक्टर की परचेज़ करना चाहिए, ट्रैक्टर सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में अगर हम देखें कि कोई भी बंदा मोबाइल भी ख़रीदने लगता है तो वो बड़ी उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कोई लोग कैमरा को प्रेफर कर रहे होते हैं, कोई उसके सीपीयू को प्रेफर कर रहे होते हैं, कोई उसकी रैम को प्रेफर कर रहे होते हैं, कोई उसकी रोम को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ों, कोई उनका एलसीडी डिस्प्ले, बैटरी टाइमिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कंसीडर करते वो एक छोटा सा मोबाइल जो है वो ख़रीदने की वो कर रहे होते हैं, ख़रीदने का सोच रहे होते हैं। लेकिन ट्रैक्टर्स के हवाले से हमने देखा है कि हमारा फार्मर जो है वो बहुत सादा है इस हवाले से, और जो चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए वो उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, बल्कि अपनी जो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि उन अवामिल के ज़रिए वो अपना ट्रैक्टर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए हमें चाहिए कि हम ट्रैक्टर जो है वो ख़रीद सकें। जी, तो ट्रैक्टर को ख़रीदने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है, ये मैं पीछे अपने एलसीडी में आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए और ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो लैंड कैपेसिटी, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी हमारा आना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न हमारे उसमें किस किस्म का जो है ना है, सॉइल की कंडीशंस क्या हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, इसके अलावा रिपेयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, रनिंग कॉस्ट हैं, इनिशियल कॉस्ट हैं, उसकी रिपेयर इनिशियल कॉस्ट क्या हैं, और उसके बाद जो उसके रीसेलेबल वैल्यू जो है ना वो क्या है, टेस्ट रिपोर्ट्स क्या हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे हम बारी बारी बात कर देंगे, और इसके ऊपर देखेंगे कि हमें ये फैक्टर्स जो है ना वो ज़रूर कंसीडर करने चाहिए अपने ट्रैक्टर की सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात की है कि जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है,
अब एक बड़ी हार्स पावर का ट्रैक्टर अगर हम ख़रीद लेते हैं लेकिन हमारे पास फार्म इतना बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसको अंडर लोड उसका जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं ट्रैक्टर को। और उसके यूँ समझ लें कि इसको जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उस ट्रैक्टर की, उसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी डेप्रिसिएशन के ऊपर भी उतना एक असरअंदाज होगी, और हमारी जो एक फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होने की वजह से हम उसका ज़्यादा उतना एक फ़ायदा जो है ना वो नहीं ले सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरी 15-20 एकड़ अगर सपोज़ करें कि मेरी फार्मिंग है, तो ट्रैक्टर मैंने 80, 75 या 85 हार्स पावर ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली मैं उसको अंडर लोड उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये एक फैक्टर है जो हमारी उस सिलेक्शन को जो है ना अफेक्ट कर सकता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन यूँ समझ लें कि 1 हार्स पावर फॉर द 1 एकड़ जो है वो एक सिलेक्शन हमारी होनी चाहिए कि अगर सपोज़ करें किसी का 50 एकड़ का फार्म है, तो 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो उसके लिए सूटेबल है, जो अगर सिंगल पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम उसको चला रहे हैं। तो अगर हम साल में अगर सपोज़ करें हमने 2 फसलें लेनी है, तो फिर डेफिनेटली हमें उसके लिए हम उससे बेहतर हार्स पावर को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह से मिनिमम जो एक एवरेज जो रेंज चल रही है हार्स पावर की, वो यही है कि तकरीबन 50 हार्स पावर से लेकर 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स वो हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन्हीं को हम कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि हमें अगर हमारा फार्म जो है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी हमारे फार्मर की कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी चाहिए उसको। यूँ ना हो कि फार्म उसका छोटा है और उसके अगेंस्ट वो ट्रैक्टर बड़ी हार्स पावर का ले रहा है, और दूसरा उसके अपोजिट ये कि अगर फार्म उसका बड़ा है उसके अगेंस्ट वो ट्रैक्टर जो है ना वो अंडर कैपेसिटी ले रहा है या लो हार्स पावर का ले रहा है, तो वो डेफिनेटली जो उसकी फार्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको मीट नहीं कर पाएगा और अपने टाइम पे जो है वो उसकी लैंड प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, तो ये उसको अफेक्ट कर सकती है। तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा कि हमारे फार्मिंग का, हमारी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब सपोज़ करें कि हमारे पास सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारे यहाँ एक साल में हमने 1 फसल लेनी है या साल में हमने 2 फसल लेनी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो होता है जब आप एक फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं और दूसरी फसल के लिए आप लैंड की प्रिपरेशन करते हैं या उसकी सोइंग करते हैं। तो इन बिटवीन का जो इसका पीरियड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो डेफिनेटली आपको ट्रैक्टर की सिलेक्शन के दौरान आपको इस चीज़ को लाजमी तौर पर कंसीडर करना चाहिए कि आपने इस जो एक क्रॉपिंग पैटर्न है आपके इलाके में या आपके अपने फार्म पे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो हार्स पावर है वो उसको मीट करना चाहिए। आप अगर अच्छी यानी क्रॉपिंग पैटर्न आपका रैपिड आप रखना चाह रहे हैं, एक फसल की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी फसल की आप सोइंग जो है ना वो चाहते हैं आपके रैपिड तरीके से हो जाए, टाइमली हो जाए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी हार्स पावर और एक कंसीडरेबल हार्स पावर को कंसीडर करना चाहिए। और अगर इसी तरह से अगर आप उसमें सिंगल पैटर्न पे चल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप लो हार्स पावर के ऊपर भी उसको जा सकते हैं। तो ये एक आ गया। तीसरा नंबर पे आ जाती है आपके सॉइल कंडीशंस क्या हैं। अब डेफिनेटली अगर किसी इलाके में जो या आपके फार्म पे जो लैंड है या जो सॉइल कंडीशंस हैं वो नरम ज़मीन है, थोड़ी सैंडी सॉइल है या उसमें लाइट जो है ना वो, तो डेफिनेटली आप स्मॉलर हार्स पावर ट्रैक्टर्स जो है ना उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आपके इलाके में हैवी सॉइल है, थोड़ी सी क्ले टाइप और उसकी कंडीशंस इस टाइप की हैं कि हार्ड पैन्स उसमें हैं या हार्ड सॉइल है, तो उसके लिए डेफिनेटली यू विल हैव टू कंसीडर कि आपके पास एक बिगर हार्स पावर ट्रैक्टर होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर नरम इलाके हैं, नरम सॉइल के इलाके हैं, तो वहाँ पे सपोज़ करें कि लो बेस या स्मॉल बेस जो व्हील बेस है वो, और उसके साथ ही जो है ना वो लाइटर वेट में जो है ना आप उसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रैक्टर को, लेकिन उसके ताकि आप, क्योंकि आपने उस पर हार्स पावर जो है ना उसका इस्तेमाल कम करना है। अगर आप वहाँ पे आपकी सॉइल कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं यानी सैंडी हैं या नरम हैं, लेकिन वहाँ पे आप बिगर हार्स पावर ट्रैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर अपने जो है ना, एक तो वही बात आ जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट आपने अपनी बड़ी कर ली हुई है उसके ऊपर फिक्स, और दूसरा ये कि आप उसको अंडर लोड जो है ना ऑपरेट कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर सॉइल कंडीशंस जो हैं वो हार्ड सॉइल है, हैवी सॉइल है, तो डेफिनेटली आपको जो है ना बिगर हार्स पावर ट्रैक्टर्स की जो है ना सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से कर सकें।
सॉइल कंडीशंस आ गई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को। अब आपके सामने ट्रैक्टर्स जो हैं वो बाज़ का, तो आपके जो इंजन हैं वो एयर कूल्ड सिस्टम होते हैं, उनके अंदर कुछ के अंदर वाटर कूल्ड सिस्टम होता है। अब जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, बर्फ़ानी इलाके हैं या हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे कि समटाइम्स आपका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे आपको जो रेडिएटर्स में जो पानी है उसके फ्रीज़ होने का जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें फिर आप एंटी फ्रीज़र्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे जो पानी की फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर भी जाके फ्रीज़ ना हो सके। और दूसरा ये कि वहाँ पे एयर कूल्ड सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से अपना ये वाटर कूल्ड सिस्टम जो है ना वो करते हैं, क्योंकि आप उसमें वाटर फ्रीजर्स जो है ना, एंटी फ्रीजर्स आप उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके अगेंस्ट आप देख लें जो हॉट एरियाज़ हैं, गर्म इलाके जैसे डेजर्ट्स के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली एयर कूल्ड सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव रह जाता है। तो ये ट्रैक्टर की सिलेक्शन के दौरान आपने ये देखना है कि आपका इलाका किस किस्म का है, और उस हवाले से आपने ट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी है कि आपको किस टाइप का जो है ना वो ट्रैक्टर चाहिए। अच्छा, आज हम ये फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर एक दफ़ा एक और वीडियो तैयार करूंगा जिसमें हम ट्रैक्टर्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि ट्रैक्टर्स को स्पेसिफिकेशंस को हम कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस को कंसीडर करें ट्रैक्टर की सिलेक्शन करते हुए, या किस ट्रैक्टर को हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन से ट्रैक्टर में कौन सी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम किसी दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारे ट्रैक्टर की सिलेक्शन को, वो है उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं। अब अगर सपोज़ करें कि हमने जो ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है उसके अगेंस्ट हमने देखा कि उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे इलाके में अवेलेबल हैं, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को देखना है, और दूसरा ये देखना है कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो हमारे विदिन जो एक यानी कम से कम हमें जो है ना वो ट्रैवल करना पड़े उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, हमें इन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि ट्रैक्टर जब ऑपरेट हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसमें किसी किस्म का कोई गैप या कोई अगर ड्यूरेशन अगर बढ़ जाए तो वो हमारे लिए हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं जो कंसीडर की जा सकती हैं। इसके अलावा हम रनिंग कॉस्ट को देखेंगे। रनिंग कॉस्ट में हम देखेंगे कि एक तो सपोज़ करें कि हम एक ऐसा ट्रैक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका हम समझते हैं कि इसका ये फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन वो उसकी अफेक्ट कर देता है उसकी वेयर एंड टियर को, उसकी मेंटेनेंस को, उसके अगेंस्ट जो उसमें लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो वो उसको उन सारी चीज़ों को अगर वो बढ़ा देता है तो डेफिनेटली ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं कि एक ट्रैक्टर जो है वो एक नॉर्मल या एक सफिशिएंट जो है ना वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो लुब्रिकेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या उसके अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली उसमें हम एक उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा है। अगर हम उसके इनिशियल जो रनिंग कॉस्ट्स हैं, सपोज़ करें कि फ्यूल की कंजम्पशन को अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर हमें इस तरह का ट्रैक्टर सिलेक्ट हम करेंगे जो कि अगर उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर और ये चीज़ें अगर आ भी जाते हैं तो हमें मैटर नहीं करती हैं, हमें मैटर कर रही होती है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। तो एक रनिंग कॉस्ट को हमने देखना है। दूसरा देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि इनिशियल कॉस्ट उसकी क्या है, और उसके बाद फिर उसकी रीसेलेबल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल कॉस्ट के ऊपर भी हम ये कंसीडर करेंगे ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हुए कि हमें कितनी बड़ी अमाउंट जो है ना उसके ऊपर फिक्स करनी पड़ रही है, और दूसरा ये कि फिर जब हम उसको सेल करेंगे तो वो किस लेवल पे जाके हमें उसका रिटर्न मिलेगा, तो उसकी रीसेलेबल वैल्यू उसकी क्या है, ये सारी चीज़ें। ये वो पॉइंट है जो तकरीबन हर फार्मर को कंसीडर करना चाहिए। और हमने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में न्यू एंट्रेंट्स भी काफ़ी एंटर हो रहे हैं, और हमें इन सारी बातों में बैलेंस रखना चाहिए कि हमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, उनकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो, और हमारे लिए जो इनिशियल जो कॉस्ट है उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी हमारे लिए कंसीडरेबल हों, और तीसरा ये कि हमारे लिए अप्रोचेबल हो, और कल को अगर हम उसको सेल करना चाहें तो वो हमारे लिए इतना मुश्किल ना हो। उसके बाद आखिर में आ जाता है हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स। ये बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो मैंने देखा है कि कोई फार्मर इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता, जबकि हम एजुकेट करते हैं अपने फार्मर्स को कि ट्रैक्टर की सिलेक्शन के वक्त आप इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर ज़रूर किया करें। अब टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से आप देख लें कि पाकिस्तान में इदारे बने हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में। इसके अलावा EDB एक इदारा है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड।
तो ये वो इदारे हैं जो ट्रैक्टर्स के जो गिवन स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो कंपनियों की तरफ से जो कंपनियों का क्लेम होता है, ये उनको मेजर करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं और इनको बाकायदा टेस्ट बेंच के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर 50 हार्स पावर ट्रैक्टर है तो वो 50 हार्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है एक स्पेसिफिक आरपीएम पे जाके, और एक जैसे सपोज करें 60 हार्स पावर है, 85 हार्स पावर है, 80 हार्स पावर है, तो वो जो कंपनी क्लेम कर रही है एक स्पेसिफिक आरपीएम पे जाके वो हार्स पावर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसको जो है ना वो सर्टिफाई नहीं करते। इसी तरह से एमरी जो इदारा है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ट्रैक्टर की गिवन जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो कंपनी क्लेम करती हैं अपने ट्रैक्टर्स की स्पेसिफिकेशंस को, उनको जाके वो उनके अपने टेस्ट्स और रिसर्च के ज़रिए जो है ना उनको सर्टिफाई करते हैं। तो ये वो इदारे हैं जिनकी जो रिपोर्ट्स जो है ना वो ट्रैक्टर को सर्टिफाई करती हैं और हमें उनको कंसीडर करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में जैसे आज के सामने आपके सामने हमने ट्रैक्टर के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर किसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जो मैं सोच रहा हूँ कि तकरीबन उसको होना चाहिए कि ट्रैक्टर के जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो प्रोमिनेंट करते हैं उस ब्रांड को। तो इसके ऊपर बात करने के लिए फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहजाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।